नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत लाइसेंस दिया गया है ताकि वो विदेशों से धन प्राप्त कर सके। मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसने एक प्रबंधन समिति गठित की है। सूत्रों ने बताया कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस दिया गया। वर्तमान प्रबंधन समिति ने आवेदन किया था। मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों के एक परिवार द्वारा किया जाता था। आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद पूरी प्रक्रिया कराई। इसके बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त का लाइसेंस दिया गया। जो उनके चरणन में आज आवे को सौभाग्य प्राप्त हुए। प्रबंधन समिति ने आवेदन किया था और आवेदन को एक्सेप्ट किया गया और फिर अर्चन दी गई, जिससे आपको बता दें कि एफसीआरए अब ने अनुमति दे दी है और अब विदेशों से बांके बिहारी मंदिर के लिए जो दान प्राप्त होगा उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो प्रबंधन समिति ने आवेदन किया था, जिसको अब मंजूरी दे दी गई है और विदेशों से दान प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए की मंजूरी मिली। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। फारूक, बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए को लेकर मंजूरी मिली है, इससे क्या फायदा होगा और क्या कुछ एफसीआरए के तहत आता है और मंजूरी के लिए आवेदन कब से दिया गया था? क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि एफसीआरए की जो मंजूरी होती है वो उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें तमाम जो विदेशी भक्त आते हैं उनसे जो दान मिलता है, यानी वो मंदिर के लिए जो दान देते हैं उनसे जो पैसा मिलता है वो सब एफसीआरए के उसमें आता है और उसकी जब मंजूरी मिल जाती है तो मंदिर को जो मिलने वाला दान वो सभी जो है उनको बेहिचक जो है मंदिर प्रबंधन जो कमेटी है वो ले सकता है, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी जो मंदिर है वो जग प्रसिद्ध मंदिर है और उसमें मतलब सारे जो है अपने भारतवर्ष के अलावा और तमाम जो विदेशी हैं वो भी भक्त आते हैं, यानी देश के भक्त तो आते ही हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो विदेश से भी शिवम आते हैं और सभी जो है ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में दान देना चाहते हैं और अपना जो है जो दान की धनराशि है उसको देकर जो है अपने एक पुण्य कमाना भी चाहते हैं। जी चूंकि फारूक अब समिति को जो है आवेदन दिया था समिति ने, ये आवेदन कब दिया गया था और अब जब मंजूरी मिल गई है तो प्रबंधन समिति की तरफ से कोई बयान? जी अभी प्रबंधन समिति द्वारा कोई बयान नहीं अभी जारी हुआ है। जब उनकी तरफ से बयान जारी होगा तब और इसमें जो है सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो उनको एफसीआरए की तरफ से जो मंजूरी मिली है, अनुमति मिली है, उस अनुमति के अंतर्गत जो है एक रास्ता जो है ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर का साफ हो गया है और जो मिलने वाला दान है वो ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर पर विदेशों से भी दान मिल सकता है, यानी विदेशी भक्त भी इस पर दान दे सकते हैं, यानी जो अपना धनराशि है वो मंदिर ट्रस्ट को या मंदिर के लिए वो भी दे सकते हैं। तो प्रबंध समिति की तरफ से अभी शिवम कोई बयान नहीं आया है, जैसे उनकी तरफ से बयान आएगा तो और स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि पिछले एक वर्ष से प्रबंधन समिति जो थी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की वो लगी हुई थी कि इसकी मंजूरी मिल जाए और जो विदेशी भक्त जो है अपनी श्रद्धा से जो भी दान देना चाहते हैं वो मंदिर कमेटी को दान दे सकते हैं। जी चूंकि फारूक अब तो एफसीआरए की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जब एफसीआरए की मंजूरी नहीं थी फिर क्या कुछ अड़चनें आती थी? किस प्रकार से अड़चनें आती थी जो कि अब एफसीआरए की मंजूरी मिलने के बाद अब वो अड़चनें नहीं आएंगी? मतलब किस तरह की अड़चनें थी? जी बिल्कुल, एफसीआरए की मंजूरी मिलने के बाद में जो अड़चनें आती थी मंदिर की ओर से, जिस तरीके से जो मंदिर की जो धनराशि है वो सिविल कोर्ट में भी जमा होती है और जो विदेशी जो धन होता था, जो विदेशी भक्त अपना पैसा देना चाहते थे वो पैसे को उसमें जो है शामिल नहीं किया जाता था और विदेशी लोग जो विदेशी भक्त होते थे, श्रद्धालु होते थे,
वो अपना पैसा जो है मंदिर के लिए अगर दान देना चाहते थे तो उस पैसे को प्रबंधन समिति स्वीकार नहीं करती थी और जो धनराशि है वो सिविल कोर्ट में भी मतलब जमा होती थी। अब सिविल कोर्ट से भी उनका जो है ये रास्ता साफ हो गया है और जो धनराशि में मंदिर कमेटी की सिविल कोर्ट में जो जमा होती है उसमें विदेशी दान भी जो है जमा होगा। फारूक, अब चूंकि आमतौर पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, जब विदेशों से फंडिंग की जाती है आस्था को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो उसकी निगरानी की जाती है। अब जब एफसीआरए को मंजूरी दे दी गई है तो मान लीजिए अगर विदेश से कोई भी मंदिर समिति को पैसा देता है, मतलब अपनी श्रद्धा भाव से जो भी पैसा देता है, क्या उस पर सरकार की अब नजर रहेगी या फिर मंदिर समिति ही उसे कोऑर्डिनेट करेगा? नहीं, बिल्कुल शिवम, इसमें एक चीज और देखने को आती है कि इसमें देखिए राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि अगर विदेश से जो धनराशि आएगी यानी विदेशी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो जो दान करेंगे तो वो कुछ अधिक धनराशि भी दान कर सकते हैं, तो उस धनराशि पर ये सरकार का भी आक्षेप उसमें रह सकता है। हालांकि सिविल कोर्ट में जो पैसा जमा होता है उस पैसे पर जो है सिविल कोर्ट में जो पैसा दिखाया जाता है उसमें अब जो विदेशी धनराशि है उसको भी जोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि इसमें जो है अभी स्थिति साफ नहीं है, जब आदेश बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और प्रबंध समिति की ओर से जब कोई बयान जारी होगा तभी एफसीआरए की तरफ से जो समिति को मंजूरी मिली है उस मंजूरी में सारी स्थिति क्लियर होगी। जी शिवम। फारूक, चूंकि ये तो सर्वविदित है कि जिस तरह से मंदिर को जितनी भी श्रद्धालुओं की तरफ से श्रद्धाभावपूर्ण तरीके से जितना भी पैसा मंदिर समिति को आता है उस पैसे में राज्य सरकार एक हिस्सा टैक्स के रूप में मंदिर से भी लेती है। मतलब अब जो ये विदेश से फंडिंग आएगी, क्या ये टैक्स स्लैब में आएगा, यानी कि मंदिर के लिए तो पैसा आएगा, क्या ये टैक्स की श्रेणी में रखा जाएगा या जो पैसा आएगा विदेशों से जो पहले नहीं आ रहा था अब एफसीआरए मंजूरी के बाद आएगा, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होगा या टैक्स से बाहर रखा जाएगा वो पैसा जो विदेश से आ रहा है? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से जो है सरकार टैक्स लेती है और टैक्स के स्लैब में ये सारी चीज आती है, मंदिर और मस्जिद की जो धनराशि है वो भी टैक्स स्लैब में जो है कर दी गई है। तो जो भी विदेश से पैसा आएगा, विदेश से अगर कोई फंडिंग होती है तो उसको भी जो है टैक्स के दायरे में सरकार जरूर रख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो टैक्स मंदिर कमेटी देती है, मंदिर की जो प्रबंधन समिति जिस तरीके से टैक्स की अदायगी करती है, उसमें जो विदेशी फंडिंग है उस विदेशी पैसे से भी जो श्रद्धालु पैसा देंगे उसको भी टैक्स के दायरे में सरकार रख सकती है। ये अब आने वाला समय जो है इसमें बताएगा और आने वाले वक्त में जो भी फैसला है और एफसीआरए को जो मंजूरी मिली है वो फैसला जब सामने आ जाएगा तो ये सारी चीजें शिवम इसमें जरूर शामिल होंगी, क्योंकि सरकार जो टैक्स लेती है उसमें जो विदेशी फंडिंग है उससे भी जो है टैक्स सरकार जरूर वसूलेगी। जी ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रही। तो इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने सांसद अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की है, सुनिए। देख रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव किससे टक्कर आपकी? ऐसा है, ये इंसाफ करो। ये मिल्कीपुर के किसी गांव में चले जाओ, किसी मेड़ पर, किसी गांव में, किसी बाजार में, किसी जात से पूछ लो तो यही बताएगा कि हम वोट देवे साइकिल पे, हम वोट देवे साइकिल के। कितना दबाव करें, कुछ करें, तो यहाँ पर जनता ने डिसाइड किया है। हमें 35,000 से जिताया था 12 में, हमें अभी जिताया है 4 जून को, जिसका नतीजा है तो जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया नहीं है, परेशान किया है, और ऐसे स्थिति में लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और योगी यहाँ तो 6 बार आ चुके भैया, 6 बार आ चुके, कुछ नहीं, अन्न बन बात, कहीं बांग्लादेश की बात, कहीं पाकिस्तान की बात, कहीं मुसलमान की बात, यही कह के चले गए हैं। क्षेत्र के लोग निराशा है। अरे इतनी बुरी तरह से हारेंगे कि इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 मंत्रियों को भी उतार रखे है सब बीजेपी ने। ऐसे मंत्री हैं, ऐसे मंत्री हैं। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, जिसका नतीजा 4 जून को हुआ है,
ज्यादातर मंत्री अपने क्षेत्रों में हजारों हजार वोट से हारे हैं। एक मंत्री यहाँ का दरियाबाद, जो हमारे लोकसभा में आता है ना, दरियाबाद हमारे लोकसभा में है, वो यहाँ आए हैं, ड्यूटी लगाई गई, वो हमसे 12,000 वोट से हारा है। तो इसी तरह से जितने मंत्री आए हैं वो दगे कारतूस हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हारे हैं। दगे कारतूस कोई मतलब नहीं हुआ करता। 6 मंत्री आए चाहे 66 आए, मैथमेटिक का सिद्धांत है 0 + 0 + 0 + 0 0 0 0 धन 0 धन 0 बराबर 0। इनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनका क्या है भाई, क्या अपने यहाँ से बोरम वोट लेके आवा है? बोरम वोट लेके आवा है? वोटवा तो हमार भाई, वोटवा तो सब हमार है। किसी का कोई एक वोट नहीं, मंत्री जितने आए हैं एक वोट नहीं, उनका खुदे नहीं वोट है, उनका खुदे वोट नहीं है। बाहरी लोग जो आए रहे सुल्तानपुर के और यहाँ के जो बटुअर की गलियां बावा रहे हैं, एक को वोट है, ये क्षेत्र के एक को आदमी नहीं है। इनकी मीटिंग आज पूरी तरह खराब रही और जिसका नतीजा हो सुनते हैं 10-15 मिनट बोले उसके बाद चले गए। ये खत्म है, ये इतिहास बनाएगा। और ये मिल्कीपुर का चुनाव तो एक विधानसभा का चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव है। इससे न सरकार गिरती न सरकार कमजोर होती। क्या कारण है कि 16 मंत्री 3 महीने लगे? आपने अयोध्या हरा दिया। क्या कारण है कि जोगी बाबा 5-7 बार आ चुके? क्या कारण है? डरे हैं, जान रहे हैं कि नाक कटी और कट जाए। और इस चुनाव को वो अयोध्या लोकसभा सीट से जोड़ रहे हैं, अवधेश प्रसाद से जोड़ रहे हैं। तो अवधेश प्रसाद पे तो कृपा हनुमान जी के है, फुलपुरी श्री राम के, सरजू माई के, देवतुल्य मतदाताओं की, सभी जनता जनार्दनों को योगी जी चाहे रोज ही आवे, कुछ फर्क पड़े वाला नहीं भाई। और एक इतिहास बनेगा। और ये चर्चा, ये तो चुनाव तो एक मिल्कीपुर का है ना, लेकिन इसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। दिल्ली का चुनाव है, उसकी चर्चा नहीं है, मिल्कीपुर की चर्चा है। और मिल्कीपुर के लोग सौभाग्यशाली हैं। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमानत सोहल से, और एक बार हिया सारे हैं, कौन जाते हैं? पासी है। और हमसे हारे हैं ये माधव प्रसाद पासी, हमसे हारी हैं उषा रावत पासी, हमसे हारे हैं राम नारायण के लड़का हरिराम पासी, हमसे हारे हैं गोरखनाथ बाबा पासी। तो भैया सभी हमसे हारे हैं। तो कोनो पासी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान बचाने वाला हम हैं, अजीत है, समाजवादी लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथी हैं। तो इसलिए पासी वासी लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है, विकास और सम्मान की लड़ाई है। हमने विकास किया है, सम्मान किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए संघर्ष किया, संघर्ष करता रहूंगा संविधान बचाने के लिए। तो यह लिए कोनो ये बात साफ सुधा है, तय सुधा है कि ये बात कहना पासी लड़े, पासी क्या मतलब है यार। दूसरी तरफ कह रहे परिवार कोई मिला नहीं टिकट देने को, लोग अपने ही बेटे को दे दिया। क्या कहा था? योगी बाजी कर रहे हैं। अच्छा, योगी के पास परिवार है नहीं बाटे तो परिवार के बारे में क्या जाना? ये हमारे साथ जो है अवधेश प्रसाद सांसद थे, उन्होंने जो है इंडिया वाइज के सभी सवालों का जो बेबाकी से जवाब दिया है। अब ये देखने वाला होगा कि मिल्कीपुर में जो है 8 फरवरी को सपा जीती है भाजपा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज अयोध्या। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज के कुंभ नगर में विश्व परिषद की मार्गदर्शन मंडल की बैठक में वक्फ बोर्ड को खत्म करने और देश भर में मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण खत्म करने और हिंदू जनसंख्या कम होने का ही मुद्दा छाया रहा। बैठक में संतों ने साफ कहा कि किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन भारत में है, जिसकी वजह से इस बोर्ड की मनमानी जारी है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि पूरे देश में ही मंदिर है, जहां खुदाई होगी वहां मंदिरों का अवशेष मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के प्रति संतों की काफी नाराजगी है और
सभी संत जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। काशी मथुरा पर भी उन्होंने कहा कि वहां भी मंदिर का अवशेष मिल चुका है, इसलिए साफ है कि देश में हमारी मंदिरों पर कब्जा किया गया था। स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि सभी सांसदों को वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसे खत्म करना चाहिए। है हम तो चिंतित हैं और इस बात को लेकर वो उद्वेलित हैं कि हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहा है, और हम मानवाधिकार संगठनों से कहना चाहेंगे जहां हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं मौन हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं। बांग्लादेश में जिस ढंग से वहां की संपत्तियां छीन ली गई, जिस ढंग से वहां संतों को गिरफ्तार करके कारागृह में जेल में डाला जा रहा है, इस बात से संत यहाँ उससे आक्रोशित है, आवेशित है, और संत ये चाहते हैं कि उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी पहल करे, मानवाधिकार संगठन आगे आए। हम अपनी सरकार के प्रयासों से भी किंचित संतुष्ट हैं और उनकी रणनीति आगे अच्छी बनेगी, इस बात को लेकर हम आशान्वित हैं। मैं बात करना चाह रहा था हमारे मंदिरों की, और उसका धन सरकार, राज्य सरकारों ने अधिग्रहित किया हुआ है। तत्काल अविलंब हमारे मठ मंदिर जो अधिग्रहित किए गए राज्य सरकारों के द्वारा, वो हमें वापस दिए जाने चाहिए। और उन संप्रदायों को, जिन जिन संप्रदायों के मंदिर हैं, इस प्रकार की हमारी ये यहाँ संतों ने विचार किया और अनेक बिंदुओं पर। संन्यास का सबको अधिकार है। संन्यास करते अपनी मोह माया और एक प्रकार से सांसारिकता त्याग कर वह एक श्रेष्ठ कार्यों के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक जीवन जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, उनका स्वागत है। सब कुछ छोटे से बच्चों को धूने पे चढ़ाया जाता रहा है। परंपराओं में, कुछ अखाड़ों में ऐसी परंपरा है, हमारे यहाँ स्वयं भी एक ऐसी परंपरा है। सैकड़ों सन्यासी ऐसे मिल जाएंगे जो बाल्यकाल से समर्पित कर दिए गए, उनका लालन पालन किया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है, उनके सब प्रकार के संस्कारों की चिंता करते हैं अखाड़े, और फिर उन्हें समय पर सन्यासी बना देते हैं। देखिए, हमारा ये अधिवेशन है, इसमें संतों ने एकजुट होकर, संगठित होकर भारत की सांस्कृतिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की रक्षा के लिए पुनः। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और यह दावा किया जा रहा है कि अगले 4 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी, जो उनके मुताबिक असंभव है। उन्होंने इसे महाझूठ करार दिया और कहा कि इस सरकार के खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी हुई है। इसके अलावा अखिलेश ने यह भी कहा कि निवेश जमीन पर नहीं उतरा है और किसान, व्यापारी, कारोबारी अपने काम को लेकर परेशान है। उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और श्रमिकों के पलायन की समस्याओं पर भी सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दिल्ली आगरा राजमार्ग पर अकबरपुर से मथुरा आ रही एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। पुलिस ने बताया कि हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिंह और जो भी घायल अवस्था में वो रामकिशन और एक देवेंद्र। हादसा जी ये घटते जा रहे सीधे मथुरा की तरफ, तो हमारे यहाँ हाजीगढ़ के पास KFC है, वहाँ तो शायद सामने थोड़ा पहले 4 कदम पहले ही ये एक्सीडेंट हुआ है। तो वो जो वहाँ मौजूदी अवस्था में उन्हें बताई कि वो जो ट्रक जा रहा है, ट्रक ने बिना इंडिकेटर वगैरह रहे ट्रक डायरेक्ट मोड़ दिया, तो वहाँ में ये गाड़ी घुस गई है। ट्रक जब एक संग मुड़े हो ना तो वहाँ गाड़ी लग गई है। वहाँ जो मौजूदी अवस्था में हमारे गोवर्धन फौजी हैं गाँव के, वो उधरते आ रहे, तो उन्होंने देखी तो उन्होंने मेरे पास फोन करो, तो मैं तुरंत ही पहुंच गया। तीनों बंदे अकबरपुर से कुछ सामान लेने के लिए मथुरा आ रहे थे, तो आगे वाला जो रोड है, आगे वाला पुल है, उसके नीचे से वो कुछ पुल के नीचे एक बंदा खड़ा था, उनका उसको लेने के लिए उस नीचे वाले रोड से आ रहे थे। आगे इनका वो टेलर चल रहा था, तो उसने बगैर इंडिकेटर के एक साथ मोड़ दिया और फिर कार रुक नहीं पाई, कार उसमें नहीं, टेलर ने मारा है आगे से, सवार थे उसमें। 2 की ऑन स्पॉट मौत हो गई है, एक एडमिट है आरोग्य प्लस मथुरा में। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां क्रूज लाइंस के प्रबंधक राहुल शर्मा द्वारा यमुना के केशी घाट पर अपने और कंपनी के अन्य साथियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया था। जैसे ही ये बात नाविकों तक पहुंची, दर्जनों गुस्साए नाविकों ने थाना वृंदावन का घेराव कर SHO रवि त्यागी से मुलाकात की।
नाविकों का कहना है कि क्रूज संचालक ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जो वादे किए थे, अब उन्हीं वादों को भूलकर वो नाविकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्रूज प्रबंधक अब झूठे आरोप लगाकर नाविकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। नाविकों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन अपने फायदे के लिए उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर रही है, जिनसे उनका पेट पालना मुश्किल हो गया। यही है जो हमारे भाई है बलवीर, उसके खिलाफ में जो झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, उसको क्रूज के सहायक लोग तरीके से उसको पकड़ के वहाँ से लेके आ रहे थे। वो तो हमारे मोहल्ले में जो हमारी एकजुट माता बहन है, उनकी सहमति से उनको छुड़ा लिया गया है। अब यहाँ सारे लोग जो आए हैं क्रूज के चक्कर में और उस भाई के चक्कर में ही आए हैं यहाँ पे। हमने बहुत शिकायतें की हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है और उसका पास भी रखा है जहाँ से उसने रखा है, यहाँ से केसी घाट से सीधा देवरा होते हुए गोकुल चलता है वो, पर आज तक ना कभी गोकुल गया है ना वो कभी चला है। अब हमारी उससे बात हुई थी तो बोल रहा था हमारा सिस्टम अब सरकार ने बदल के यहाँ से और यहाँ से सीधा केसी घाट से बिहार घाट वहीं चलाता है और उसके अलावा छोटी छोटी बोटें भी ले आया है, जिससे हम सभी भाइयों की बोटें बंद हो गई हैं। और सरकार से मिन्नत करते हैं हमारी सुनवाई हो और सभी भाई से अब यही कहते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर। तो अगली खबर झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुई घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें कि एक पिता अपनी तड़पती बेटी को बचाने के लिए 5 घंटे अस्पताल के गलियारों में भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में सुबह जब एक नवजात बच्ची ने सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस हुई, तो वीमेंस अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती करने के बाद भी वेंटिलेटर की कमी के कारण उसे तत्काल इलाज नहीं मिल पाया। मजबूर होकर पिता ने प्राइवेट एम्बुलेंस से बच्ची को जिला अस्पताल भेजा। उम्मीद थी कि वहां कुछ इलाज मिलेगा, लेकिन वहां भी नवजात को एडमिट करने से इनकार कर दिया गया। निराश पिता अपनी तड़पती बेटी को वापस मेडिकल कॉलेज ले आया, लेकिन वहां भी कोई मदद नहीं मिली। सड़कों पर गुहार लगाने के बावजूद 5 घंटे तक वो अपनी बच्ची को तड़पते हुए देखता रहा और अंत में उसकी बेटी दम तोड़ दी। सर, एक नवजात बच्चे की डेथ हो गई है, उनका आरोप है कि 5 घंटे तक इलाज नहीं मिल पाया उसे। वो इधर से उधर भटकते रहे, कभी जिला अस्पताल कभी इधर। क्या होगा? ये जो पेशेंट जो है राजा बेटी एक महिला है, ये कल रात को यहाँ पर अस्पताल में आई थी और इनको प्रीक्लेम्शिया की भी मरीज थी ये, और जब ये आई थी तो इनकी हालत ठीक नहीं थी। इनका फिर आज सुबह ऑपरेशन किया गया है, सुबह के समय इनका ऑपरेट किया गया। तो जो बच्चा पैदा हुआ उसमें काफ़ी विकृतियाँ पहले से ही थी और उस बच्चे को फिर सांस लेने में भी समस्या आ रही थी, तो उसको इंट्यूबेट करते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया था और वहाँ पे फिर वो शायद भर्ती नहीं हो पाया। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चूंकि गाजियाबाद की कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिए हैं। अपर सिविल जज की कोर्ट ने कंप्लेन केस में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज एफआईआर में वादी और गवाह सौरभ गुप्ता ने गाड़ी का पीछा कर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज न करने पर सौरभ गुप्ता ने कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।